नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल NCERT विथ रजनी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्लास 6 के 4 चैप्टर को कंप्लीट किया था। आज के वीडियो में हम क्लास 6 के 5 चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। NCERT विथ रजनी माय चैनल नेम, और आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है शरीर में गति। चैप्टर 5 शरीर में गति। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। शरीर में गति का जो चैप्टर का पहला क्वेश्चन है वो यह है कि शरीर की गति के कौन कौन से प्रकार हैं। चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखने से ही पता चल रहा है कि उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा, तो आंसर डी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य चलता है, मछली तैरता है, सांप उड़ता है। गलत है, सांप रेंगता है और पक्षी उड़ता है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह स्थान जहाँ पर शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से घुमा या मोड़ सकते हैं वो क्या कहलाता है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए उपास्थि, बी अस्थि, सी संधि और डी गुहिका। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी है, संधि। हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ या घुमा सकते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों, और उदाहरण के लिए कोहिनी, कंधा, गर्दन, इन स्थानों को हम संधि कहते हैं। गर्दन तथा शीर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है कंदुक खालिका संधि, बी है धुरांग संधि, ऑप्शन सी है संधि, और ऑप्शन डी है हिज संधि। तो इसका जो आंसर दिया गया है वो है ऑप्शन बी, यानी कि धुरांग संधि। गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि धुरांग संधि है। इसके द्वारा सिर को आगे, पीछे या दाएं एवं बाएं घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। तो गर्दन और सिर की जो संधि होती है उसे हम धुरांग संधि कहते हैं, और उसे हम घुमा सकते हैं। सभी लोग बचपन से ही करते हैं, इसको प्रयास करने की ज़रूरत नहीं भी है, लेकिन हम लोग सब समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करिए। फर्स्ट है, एक अस्थि का गोल हिस्सा दूसरे अस्थि के कटोरी रूपी गुहिका में धसी रहती है। दूसरा, उपरोक्त प्रकार की संधि को कंदुक खालिका संधि कहते हैं। तो इसका आंसर है कथन 1 बी है, कथन 2 सी दोनों कथन, या डी नहीं 1 नहीं 2। तो इसका आंसर बताया गया ऑप्शन डी। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा रहता है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन कथन 1 सही है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। और ऑप्शन ए में जो है एक संधि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी संधि कटोरी रूपी गुहिका में धंसा रहता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें, यानी कि पहला है धुरांग संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। ऑप्शन बी है कंदुक खलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं। सी है हिज यानी कब्ज संधि में केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। डी है कोहिनी में धुरांग संधि होती है। तो असत्य कथन को पूछा गया है। यह जो धुरांग संधि हमने जस्ट अभी पढ़ा है कि गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को धुरांग संधि कहते हैं। तो कोहिनी में धुरांग संधि होती है। यह गलत आंसर है। तो ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर, यानी कि पहला जो है कि धुरांग संधि बेलनाकार अस्थि छल्ले होती है, सही है। कंदुक खलिका संधि हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकती है, यानी कि गोल गोल हम घुमा सकते हैं। और जो कब्जा होती है हिज संधि में हम आगे पीछे एक ही दिशा में गति कर सकते हैं। कोहिनी में हिज संधि होती है। यहाँ पर लिखा गया है कि हिज में एक दिशा में गति होने देता है, यानी कोहिनी में हिज संधि होती है, जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। हाथ का वृत्ताकार घुमावदार होना किस संधि के कारण होता है। तो इसका हाथ का वृत्ताकार या घुमावदार होना कंदुक खलिका संधि के कारण होता है। आंसर ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर।
एक बार हम लोग इसका डिटेल देख लेते हैं। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि के कटोरी रूपी गुहिका में धंसा होता है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति करती है। कंदुक खलिका संधि, यानी कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि एक संधि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी संधि में कटोरी रूपी गुहिका में धंसा होता है। तो इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति करती है, तो इसे हम कंदुक खलिका संधि कहते हैं। कोहनी और घुटना में कौन सी संधि होती है? तो कोहनी एवं घुटना में हिज संधि होती है। हिज एक दिशा में गति होने देता है, यानी कि कोहनी में हिज संधि होती है जिससे केवल आगे पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। ऊपरी जबड़े और कपार के मध्य हड्डी किस संधि का उदाहरण है? ऊपरी जबड़े और कपार की हड्डी, यानी कि ऑप्शन ए है कंदुक खलिका संधि, या रॉन्ग आंसर है धुरांग संधि। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, तो ये सिर और गर्दन के बीच की संधि है। और ऑप्शन सी के बारे में हम लोग जस्ट अभी पढ़े हिज संधि, जिसमें कि कोहनी जो होता है वो घुटना जो होता है वो हिज संधि होता है, और लेकिन अचल संधि, यानी कि ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि है। हमने केवल कुछ संधियों की चर्चा की है जो कि हमारी अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती है। एक बार हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं कि हमारे सिर की अस्थियों के बीच कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न होती हैं जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती है। ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। जब अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए, क्या आप इसे गति दे पाते हैं? तो ऊपरी जबड़े और कपाल के मध्य अचल संधि है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सरे निम्नलिखित में से शरीर की किसकी आकृति प्राप्त होती है? धमनी से हुई क्षति के अस्थि से हुई क्षति? तो सबको पता है एक्सरे जो होती है अस्थि से हुई क्षति के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कार्पेल कहते हैं अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी वक्ष। ऑप्शन बी है अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी पैर। ऑप्शन सी है छोटी छोटी अस्थियों से बनी कलाई, और ऑप्शन सी डी है अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी टखना। तो इस ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी कलाई को कार्पोल कहते हैं। तो कलाई से हम लोग कार्पेल याद रखेंगे, दोनों सेम है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, कलाई यानी कि कार्पेल। कलाई जो होती है अनेक छोटी छोटी संधियों से बनी होती है जिसे हम कार्पेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हम शरीर की अस्थियों के आकार को कैसे देखते हैं? एक्सरे द्वारा, फोटोस्टेट द्वारा, अल्ट्रासाउंड द्वारा, या फिर MRI द्वारा? तो सबको पता है कि एक्सरे द्वारा हम अस्थियों के आकार को देखते हैं। पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो पसलियों की संख्या 24 होती है, यानी कि 12 + 12 यानी कि 24 होती है। पसलियाँ विशेष रूप से मुड़ी हुई होती है। बक्ष की अस्थि व मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती है। इसे संगा रूपी बक्से को असली पसली पिंजर कहते हैं। बक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियाँ होती है, अतः कुल 24 पसलियाँ होती हैं। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इससे सुरक्षित रहते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन है? और क्वेश्चन नंबर 14, पसलियाँ बक्ष और मेरुदंड से जुड़ी रहती है, तो यह सही है। अभी जस्ट हमने पढ़ा है पसलियों की संख्या 12 होती है, तो 12 नहीं 24 होती है। दोनों तरफ 12 होती है, यानी टोटल 24 होती है। पसलियाँ हृदय की सुरक्षा करती है, तो हाँ पसलियाँ हृदय की सुरक्षा करती है। तो असत्य जो कथन है वो है पसलियों की संख्या 12 होती है, तो इसमें पसलियों की संख्या 24 है। ठीक है, कशेरुकों की संख्या कितनी है? तो चलिए हम लोग एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। है 31, 29, 206 और ऑप्शन डी इज़ 33। तो ऑप्शन डी 33 होती है। कशेरुकों की संख्या 33 होती है। अपनी उंगलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर लाइए। आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना मेरुदंड है। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है जिसे कशेरुका कहते हैं। ये जो है ना, इसे हम कशेरुका कहते हैं। ये अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना हुआ है, तो इसे ही हम कशेरुका कहते हैं। मेरुदंड 33 कशेरुकाओं का बना होता है। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा होता है।
तो अब क्वेश्चन नंबर 16 में जाते हैं। पहला ऑप्शन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मेरुदंड एक लंबी, सीधी और कठोर अस्थि होती है। सेकेंड है मेरुदंड की संरचना 33 छोटी छोटी अस्थियां जिसे कशेरुका कहते हैं से बना होता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मेरुदंड एक लंबी, सीधी और कठोर अस्थि होती है, ये रॉन्ग है। और ऑप्शन ए सही है और ऑप्शन बी गलत है। एक बार हम लोग इसका डिटेल देख लेते हैं। यह अनेक छोटी छोटी कोशिका अस्थियों से बना होता है जिसे हम कशेरुका कहते हैं और मेरुदंड 33 कशेरुकाओं से बना होता है। तो ये ऑप्शन 2 जो है वो सही है। छोटी छोटी अस्थियों से बनी होती है, यानी कि 33 अस्थियों से बनी होती है जिसे हम कशेरुका कहते हैं। तो ठीक है, तो मेरुदंड जो है वो पहला जो है वो गलत है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में जाके देखते हैं। निम्नलिखित में से श्रोणी अस्थि के बारे में सही कथन। पहला है इसकी संरचना एक बॉक्स के समान होती है। दूसरा, यह बैठने में सहायक होती है। तीसरा है अमाशय के नीचे विभिन्न अंगों की सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन कथन 1 और कथन 2, ऑप्शन बी केवल कथन 3, ऑप्शन सी तीनों कथन सही, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अमाशय के नीचे विभिन्न अंगों की सुरक्षा प्रदान करती है। यह संरचना श्रोणी संरचना है, श्रोणी अस्थियां हैं। यह बॉक्स के समान होती है। एक ऐसी संरचना है जो आपके अमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। यह कूल्हे वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं। यहाँ पर इसका फिगर को ड्रॉ करके बताया गया है कि हम ये जो श्रोणी अस्थियां हैं वो कैसे दिखती है। ठीक है, तो तीनों ही ऑप्शन सही है। इसकी संरचना एक बॉक्स के समान है, तो ये बॉक्स के जैसा दिख रहा है, बैठने में सहायक होती है, तो ये भी सही है। और अमाशय के नीचे अंगों की रक्षा करती है, तो ये भी सही है। फेफड़ों की सुरक्षा कौन करता है? पहला है पसली पिंजर, दूसरा है संधि, सी है पेशी और डी है एकल संधि। तो पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि पसली पिंजर जो है वो फेफड़ों की रक्षा करती है। पसलियाँ विशेष रूप से मुड़ी हुई होती है। बक्ष की अस्थि और मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती है। यह शंकुरूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। बक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियाँ होती है और हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इससे सुरक्षित रहते हैं। इन फेफड़ों की सुरक्षा पसली पिंजर करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का भाग क्रिया करने में सहायता करता है? तो पहला है पेशी एवं अस्थि, दूसरा है केवल अस्थि, तीसरा है केवल पेशी और चौथा है पेशी एवं त्वचा। तो इसका ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। शरीर का कौन सा भाग क्रिया करने में सहायता करता है? तो पेशी और अस्थि दोनों ही। पेशियाँ किसे कहते हैं? पेशियाँ शरीर में गति उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ती है और फैलती है। अस्थियाँ यानी कि हड्डियाँ शरीर का कंकाल बनाती है और एक कठोर ढांचा प्रदान करती है। पेशियाँ अस्थियों से जुड़कर इन्हें खींचती है ताकि शरीर के अंगों में गति होती है, जिससे शरीर के अंगों में गति होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। हम ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और क्या आपके लिए उपयोगी है या नहीं है। तो ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।